यहाँ तक हो गया था ना। अपने डीपीएस भी कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएस भी दोनों कंप्लीट हैं। ठीक है, अब उनके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो कर लो, उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज शुरू करेंगे। देखो, जब संविधान लागू हुआ था तब डीपीएसपी की कंडीशन अलग थी, और आज वो वर्तमान जो प्रेजेंट पोजीशन है वो इनकी अलग है। वर्तमान में क्या है कि देखो, पहले ये दोनों श्रेष्ठ नहीं थे। कल मैंने इसकी बात भी की थी आपके लिए कि 39B और 39C, 39B एंड 39C, पहले ये दोनों, ऐसा कोई कानून नहीं बनता था जिससे ये दोनों श्रेष्ठ हों और उसमें 14, 19 और 31 का क्या हो जाए, वायलेशन हो जाए। लेकिन आज के दिन ये कंडीशन है कि यदि 39B और 39C के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इनके प्रिंसिपल्स इसमें लिखे हुए हैं, यदि सरकार उनकी पूर्ति करना चाहती है पहले, और उसके दौरान यदि 14, 19 और 31 का क्या हो रहा है, अरे वायलेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो संविधान से अयोग्य नहीं किए जाएंगे, उन्हें नल एंड वॉइड घोषित नहीं किया जाएगा, वो मान्य होंगे। ठीक है, अब देखो, कुछ संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो जो 44 अमेंडमेंट था उसके द्वारा 39A, 39, 43A और 48A, ये कौन से जोड़े गए हैं, तीनों के तीनों 42 से। अब बताओ 39A क्या है, 39A महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाएगी। इसके अलावा पूरा 39 इसमें आ जाएगा। 43A, 43A, पढ़ते क्यों नहीं हो रहे? आप तीनों आज अलग नए हो। साइंस बैकग्राउंड या आर्ट्स है? साइंस है। 10 मिनट तो ऐसे जाएगा ऊपर से, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप इस नए बैच की 2 दिन बाद की क्लास में आ रहे हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। देखो रे, ये अमेंडमेंट लिखना चालू करो जल्दी से जल्दी, याद करो। फिर 43 क्या है? 43 क्या है? 40 नहीं, फिर 43 क्या है? 42 क्या है? फोर्टी वन। एक खा नहीं रहा तू बीच में? ये तो कोई नई बात नहीं है, इसकी बात तो अपन दोबर कर ली है, 39B एंड 39C की। देखो मैं बताऊं बात नए वालों, एक बात सुनो। आज इसमें कुछ समझ में नहीं आया ना, इसका एक सॉल्यूशन है। ये जो यहाँ क्लास होती है ना मेरे वाली, ये यूट्यूब पे अपलोड होती है डेली, सेम क्लास। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे क्लास में पढ़ाऊंगा वो अपलोड होगी। जो यहाँ बोल रहा हूँ वो का वो वहाँ अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो वहां से इससे पहले वाली 2 क्लास लेना, 2 क्लास। ठीक है, वो जो इन 2 क्लास आप लोगे ना, तो मैं जो आज आप कुछ नई बातें आ रही है ना, कि 39A क्या है, 39 क्या है, ये सारी बातें आपको वहां से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इनमें से कोई भी आपको चैनल ज्वाइन करवा देगा, या इनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवा देना मेरे वाला, फिर यूट्यूब लिंक आपको वहां से मिल जाएगा। हाँ लिखो, जल्दी लिखो। 12th पास आउट हो, ग्रेजुएशन चल रही है, लास्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ग्रुप डी 12th पास आउट आती है, कह रहे? ग्रुप डी 10th है ना, तो तैयार हो जाओ, एनटीपीसी के लिए तैयार हो जाओ।
और यदि ग्रुप डी और एनटीपीसी निकालनी है ना तो जीके और जीएस ऐसे चाहिए, मुट्ठी बंद। और आरआरबी का तो लेवल आता है आपके एसएससी से भी 2 कदम ऊपर, जीके जीएस का तो। क्योंकि आपको रेलवे में 2 लाख भर्तियां एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी आने वाले 3-4 साल, जो अभी देखने को मिलेंगे आपको लास्ट 2 या 2.5 महीने में। क्योंकि मैं बताऊं आपको 2 लाख क्यों बोल रहा हूं, कल एक चीज की श्योरिटी हो गई है। यदि आपने कल एक नोटिफिकेशन देखा हो इंजीनियरिंग वाला, रेलवे के वाला, देखा था किसी ने? नहीं देखा? अभी लास्ट या 2 महीने में उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करेंगे इंजीनियरिंग का, ठीक है, जिसमें जूनियर इंजीनियरिंग की भर्ती की जाएगी। उसमें उन्होंने 7,000 पोस्टें दर्शा रखी हैं, और 7,000 पोस्टें बहुत होती हैं किसी एक डिपार्टमेंट में इंजीनियर की। इसलिए आप देखते जाओ कि पोस्टें खाली कितनी हैं। पोस्टें ग्रुप डी खाली हैं 280, तो 80 का कर दो समायोजन, बची 2 लाख। 2 लाख पोस्टें आपके लिए आएंगी आएंगी, कोई रोकने वाला ही नहीं है। ये 3 संशोधन और लिख दो, 44, 86 एंड 97। 44 के द्वारा 38 जोड़ा गया था, 38 में कुछ बदलाव किए गए थे। 86 के द्वारा जो 45 में जो विषय है ना अभी, जिसमें देखो क्या था, पहले क्या था कि 14 वर्ष तक के बच्चों की बात की गई थी उसमें। अब उसमें कहां तक के बच्चों की बात की जाती है? केवल और केवल 6 वर्ष के बच्चों की, ठीक है। और जो 97 है, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ये तो सबसे बड़ा संविधान संशोधन की लिस्ट में आता है, ठीक है। क्योंकि इसके द्वारा क्या आया था रे? सहकारी समितियां आई थी। और कौन सा पार्ट आया था संविधान का? 9B। और यहां भी क्या आया रे? बी आया, 43B, सहकारी समितियों के लिए प्रोत्साहन। देखो आज एक न्यूज चल रही है ना अभी, द्रौपदी मुर्मू लोकसभा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इससे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जब भी कोई नई लोकसभा गठित होकर आती है या नई सरकार बनती है, उसका पहला सत्र और प्रत्येक साल का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि जब कोई नई सरकार गठित होती है तो उसका पहला सत्र कौन संबोधित करता है? तो ना तो प्रधानमंत्री करता है, ना और कोई करता है, ना लोकसभा अध्यक्ष करता है, ना प्रोटेम स्पीकर करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सदैव ही सदैव राष्ट्रपति करेंगे पहला सत्र, ये ध्यान रख लेना, कोई अपवाद नहीं है किसी का भी। अभी जैसे संयुक्त बैठक चल रही है, तो इस संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन है? अभी लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखना, जब भी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके साथ बैठती हैं, उसका जो अध्यक्ष होता है, जो उसका प्रेसिडेंट होता है, उस टाइम पे कौन होता है रे? लोकसभा अध्यक्ष होगा। इसके अलावा किसी को पावर नहीं होती, वो ही बैठेगा उसकी सीट पे। अब देखो रे, आगे वाली जो स्लाइड आएगी उसमें आएंगे फंडामेंटल राइट्स एंड जो डीपीएस भी हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर आपको लगभग सारे पता है। जैसे मूल अधिकार किसी भी कार्य करने से रोकते हैं सरकार को, कि आप ये कानून तो बना ही नहीं सकते। और जो चीजें रोकती हैं वो नेगेटिव थ्योरम लेके आती हैं। कौन सी थ्योरम लाएंगे रे? नेगेटिव थ्योरम। तो मूल अधिकार नेगेटिव नेचर के हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके डीपीएसपी हैं, जो अभी आप पढ़ के आए हो 36 से लेके 51 तक, ये सारे के सारे सकारात्मक भावना के दर्शाते हैं, पॉजिटिवनेस दर्शाएंगे। सरकार को ये कहते हैं कि आपको ये कार्य करना चाहिए, आपको ये कार्य करना चाहिए। मूल अधिकार आपको कार्य करने से रोकते हैं, तो वो कौन से नेचर के हैं? पॉजिटिव नेचर के हैं, ठीक है। दूसरा, यदि मूल अधिकार का वॉयलेशन हो गया है, फंडामेंटल राइट्स का किसी ने आपका वॉयलेशन कर दिया है, तो आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। लेकिन यदि डीपीएसपी किसी प्रकार से आपको सरकार नहीं दे रही है, जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है सभी के लिए रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है, नहीं करवा पाती सरकार, कितनों को करवाएगी?
ठीक है, तो आप इसके लिए चैलेंज नहीं कर सकते हो। यदि आप चैलेंज नहीं कर सकते हो अर्थात आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो, तो अर्थात ये इनफोर्सेबल कोर्ट है मूल अधिकार। और जो डीपीएसपी होते हैं इनफोर्सेबल कोर्ट नहीं होते। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये व्यक्ति के अधिकार है, किसी पर्सनल व्यक्ति को मिले हुए हैं। जैसे इसके हैं सबके हैं पर्सनल अलग अलग अधिकार हैं सबके। लेकिन डीपीएसपी होते हैं ना वो सामाजिक दिए जाते हैं, एक साथ दिए जाते हैं सबको, अलग अलग नहीं है कि हाँ ये इस एक व्यक्ति के लिए होगा, ये इन औरतों के लिए, ये ऐसे ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। ये सबको पूरे समाज को एक कमेटी को पूरी को एक साथ लेके चला गया है इसमें। तो ये सामाजिक है, ये कैसे हैं रे, व्यक्तिगत पर्सनल होते हैं। ठीक है, दूसरा ये सीधे लागू होते हैं रे, मूल अधिकार को लागू करने के लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है। सरकार को कोई लॉ नहीं बनाना पड़ेगा मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए, ये ऑटोमेटिक लागू हो जाते हैं। लेकिन डीपीएसपी को लागू करवाना है तो सरकार को लॉ मेकिंग करनी ही पड़ेगी। उसमें आपको सरकार को अपना उद्देश्य बताना पड़ेगा, हाँ कि हम इस कार्य के लिए क्या बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं। तो ये आपके इसके क्या हो गए रे, अंतर है। लिख दीजिए साथ में, मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में विभेद, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। अब देखो ये पहली वही बात है, ये नकारात्मक है। जैसा कि राज्य को कुछ मसलों पर करने, कुछ मसलों पर कार्य करने से, यहाँ कार्य आएगा, कुछ मसलों पर कार्य करने से क्या करते हैं अरे, प्रतिबंधित करते हैं। और वो कुछ मसलों पर क्या करते हैं, इनकी आवश्यकता होती है, कोई भी कार्य होते हैं वहां आवश्यकता तो पॉजिटिव नेचर के हैं, ये नेगेटिव नेचर के हैं। ये न्यायोचित है, इनफोर्सेबल कोर्ट है ये। ठीक है, आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन यदि इनका हनन हो गया तो आप इनफोर्सेबल कोर्ट नहीं कर सकते हो, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट दो में जा सकते हो, या तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे या कहाँ जाओगे रे, हाई कोर्ट जाओगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32 के तहत और हाई कोर्ट में 226 के तहत। आपके ग्रेजुएशन में बीएससी है, ये बीए है, बीएससी है। अंकित 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 अंकित, एक और कहाँ गया वो आया नहीं। हाँ रे, तुम में से कोई भी तुम्हारे साथ वाला आज यदि सीपीओ का पेपर देने गया है तो मेरे को शाम तक क्वेश्चन चाहिए सीपीओ के। ठीक है, बताओगे आज मेरे को मैसेज कर देना टेलीग्राम पे। इसका है, तेरा है, भाई साहब का, मनीष का है। तो उससे मेरे को क्वेश्चन बताएगा शाम तक कि अपन ने आज तक जो पढ़ा है, जो माथा फोड़ी की है, वो क्वेश्चन आए कि नहीं आए। वो अतुल कल एक बात बोल रहा था कि करंट के क्वेश्चन 2022 तक के आ रहे हैं, तो फिर करंट नहीं आ रहा, वो करंट नहीं है, फिर वो स्टैटिक बन गया है अब। हाँ, यदि 22 का क्वेश्चन आ रहा है तो वो करंट तो रहा ही नहीं ना अब, वो तो स्टैटिक जीके बन चुका है। यानी ऐसी कुछ ना कुछ उसमें फैक्ट हैं जो स्टैटिक कन्वर्ट हो गया है वो स्टैटिक में। अब जैसे मैं बात बताऊं आपको कि कुछ ऐसी घटना घटी हो किसी राज्य में जो सिर्फ उसी टाइम पे घटी है, इसके अलावा कभी नहीं घटी, तो वो स्टैटिक कन्वर्ट हो गई है अब। दिसंबर जनवरी तक का आ रहा है। नहीं देखो मैं बताऊं, कायदे से करंट बनता है 9-10 महीने तक का, इससे ऊपर करंट बनता नहीं है। बंदा कितना याद रखेगा, एक महीने का याद नहीं होता। एक महीने में सरकार फैसले तो ले देती है जिसी को याद नहीं होती। हाँ रे, लिख दिया।
आप करंट पे इतना ध्यान मत दिया करो, करंट पे इतना ध्यान दिया करो पिछले 10 महीने में जितना हुआ है उसका मोटा मोटा आप याद कर लो, इसके अलावा कोई ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। तो करंट में जो आपकी हालत है ना वो सभी की होती है, ये 100% सत्य बात है। करंट में आपको कोई नहीं पीटेगा। हाँ लेकिन यदि थ्योरी हुई किसी सब्जेक्ट की, उनमें आपको अगला कम्पीट कर सकता है, उसमें अगले के पास पावर है ये। देखो रे, ये कानूनी रूप से मान्य है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इनको कानूनी रूप से मान्यता है, लेकिन वो नैतिक और राजनीतिक मान्यता है। नैतिक यानी ये मोरल तौर पे और पॉलिटिकल तौर पे मान्य है, इसके अलावा इनके कोई मान्यता नहीं है। इनको मान्य करने के लिए सरकार को लॉ मेकिंग करनी पड़ेगी। इनका उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। ये लोकतंत्र बनाते हैं, जो आपके मूल अधिकार है, ये डेमोक्रेसी बनाते हैं। अरे आप बोलोगे सर डेमोक्रेसी कैसे बनाते हैं? यहां जैसे आपको आर्टिकल नंबर 17 याद है, कौन सा? अस्पृश्यता का अंत, डोंट टच माई बॉडी वाला जो सिद्धांत है, ठीक है, वो आपको बराबर बिठाता है लोगों के। जो पहले वाला समाज और आज वाला समाज है ना, उसमें रात दिन का अंतर है। और यदि किसी को प्रैक्टिकल देना हो तो एक बार जैसलमेर मारवाड़ घूम के आ जाना, आपको प्रैक्टिक गाँव में जाना, सिटियों में कुछ नहीं है। गाँव में घूम के जाके देखना, आपको पता लग जाएगा कि हाँ एक्चुअल हमें हमारा जो राजा महाराजा वाला टाइम क्या था वो आपको आज भी वहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डेमोक्रेटिक बनाता है, लोगों के बराबर बिठाता है। देखो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? अरे जनता की बराबर भागीदारी हो, सभी की होनी चाहिए, किसी इंडिविजुअल समाज की नहीं होनी चाहिए। राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था? किसी एक इंडिविजुअल समाज, एक इंडिविजुअल जो हिस्सा होता था वो राजा चुनता था, वही पूरा राज्य चलाते थे। यहाँ ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? जनता की बराबर भागीदारी होती है। सब लोग क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। ऐसा थोड़ी कि सरकार ये बोलती है कि एससी और एसटी वाले, उसमें क्या नाम है, विधानसभा या लोकसभा या ओबीसी वाले पंचायती राज की व्यवस्था में वोटिंग नहीं करेंगे, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बोलती ना। सभी करते हैं ना वोटिंग। और ये सभी का जो वोटिंग करने का अधिकार है ना, ये आपको क्या बनाता है? डेमोक्रेटिक बनाता है। आप ऐसे देश में निवास करते हो जहां आपके द्वारा क्या बनाई जाती है? सरकार बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन इनका जो उद्देश्य है ना, वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। सामाजिक का अर्थ हुआ कि ऐसा समाज बनाया जाए जहां सभी लोग सही तरीके से रह पाए, उनका जीवन स्तर सही हो। ठीक है, आर्थिक यानी सभी लोगों के जो इनकम ऑफ सोर्स हैं वो इक्वल हो। जो एक बात कहने के लिए बहुत सही है, अब मैं बोल रहा हूं ना कि सभी के इनकम सोर्स इक्वल होने चाहिए, ये बात वह बोलने में तो मेरे को सेकंड नहीं लग रही है, लेकिन इसको करने में सरकारों को 100-100 साल लग जाएंगी। इनको नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? कि भारत में निकम्मे बहुत है। यदि इनको घर बैठे देने लग गए ना तो सरकार कितना देगी? एक आप ये सोचते हो जैसे सरकार किसी पॉलिसी के ऊपर आपको 4,000 रुपए पर महीने दे रही है। एक बार राजस्थान के बेरोजगार काउंट करना कितने होते हैं? 1 करोड़ से आसपास हैं। 1 करोड़ का अर्थ हो गया 4,000 करोड़ का बजट पर मंथ। 12 महीने दे दिया, 10 महीने मान लो, 10 महीने दे दिया, 40,000 करोड़ गए ना। ठीक है, और वो 40,000 करोड़ में इतना मैं कह सकता हूं 20,000 करोड़ तो सरकार के पास वापिस आते हैं। कैसे आते हैं बताऊं? जिनको बेकारी लोगों को मिल रहे हैं ना, जो बेरोजगार हैं, वो 20,000 करोड़ की दारू पी जाते हैं। ये 100% सत्य बात है। ठीक है, दूसरा ये व्यक्तिगत है, क्योंकि ये व्यक्ति को जो कल्याण के प्रोत्साहन होता है उसको भावना देते हैं, और ये सामाजिक है, ये समाज को कल्याण की भावना को प्रभावित करते हैं। ये संविधान लागू हुआ था उसी दिन लागू हो गए थे, इनके लिए कोई अलग से विधि नहीं बनानी पड़ती। आर्टिकल नंबर 12 से लेके कितने रे? 35, ये सारे के सारे एक साथ लागू हो गए थे। लेकिन आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक लागू करवाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है? लॉ मेकिंग करनी पड़ती है। आप ये अंतर लिख दो। ये अंतर आपको यदि याद है तो आप मूल अधिकार और जो डीपीएसपी हैं इनमें अंतर बता सकते हो कि दोनों की अलग अलग नेचर कैसे है। आप पहले आए हो, आज ही आए हो, तो लिख क्यों नहीं रहे? इतना माइंड तो होगा नहीं कि मैं जो सारी बातें बोल रहा हूं वो आप जाके घर पे बोले रोबोट वाली तरह टू 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 ऐसे कर दोगे। हाँ जी, परिवर्तनीय का अर्थ होता है, देखो मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय का अर्थ है कि आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, नहीं न्यायालय जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, बहस कर सकते हो। ये है इसमें, ये इनके ऊपर बहस हो ही नहीं सकती। इनके ऊपर यदि सरकार बहसें करने लगी ना तो सरकार के पास काम ही नहीं बचेगा।
ये इतने खतरनाक हैं, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, ये इतने खतरनाक, इससे भी खतरनाक है फंडामेंटल ड्यूटीज, इससे भी खतरनाक हैं। लेकिन बात ये है, देखो वैसे फंडामेंटल ड्यूटी सरकार का कर्तव्य भी नहीं बनता, वो जनता का कर्तव्य है कि जनता उनको माने, लेकिन जनता मानती नहीं है। जनता अपने क्या है, सबसे पहले संविधान में अधिकार देती है अपने को, यदि राइट्स नहीं होते ना अपने पास, तो मैं बताऊं सब मूल कर्तव्य मानते। लेकिन सबसे पहले इनको राइट्स दिए हुए तो सब लोग अपने अधिकार की बात करते हैं, राइट्स की कोई बात ही नहीं करता। जैसे अब मैं बताऊं, दूसरी दूर क्यों जाओ, आपका 7 8, शायद 7वां या 8वां है, अभी देखें कौन सा है, शायद कंफर्म 8 ही है शायद, कि पर्यावरण के लिए आप वन, जो वन है, जंगल हैं, वन्य जीव हैं, उनको आप बचाओगे। तो सर उसमें एक लास्ट में लाइन लिखी है, जो प्राणी मात्र नहीं होते, लोग होते हैं। अब प्राणी मात्र का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि व्यक्ति ना, आदमी की बात नहीं कर रहा, वो सभी जीव जंतुओं की बात कर रहा है। अब एक छोटी सी बात देख लो, अपने में कितना प्राणी भाव है। दूर से कोई कुत्ता बेचारा आराम से बैठा है, गाँव की हालत बता रहा हूं आपको, कोई कुत्ता आराम से बैठा है, फिर भी उसके पत्थर मारना, बोलो तू बैठा क्यों है, ये अपने में प्राणी भाव है। वो कुछ आजकल रील्स आती हैं, मैं कल परसों एक वो आ रही थी, वो मेरे क्या उस टाइम पे मैं सोचता हूँ यार ऐसा होता क्यों है, क्या इस जीव ने ऐसा क्या कर दिया, वो उसको है ना बाइक के बांध के घीस रहा है बेचारे एक कुत्ते को, भाई क्या मिल रहा है उसको। कुछ कुत्ते को पानी में फेंक देते हैं, आपको पता है कुत्ता बेचारा तैर नहीं पाता, वो वैसे ही मर जाएगा। अरे तैरता है, लेकिन ज्यादा इतना नहीं है कि उसको आप कोई भरे ज्यादा पानी में फेंक दोगे वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। आपको तैरना नहीं आता, आपको थोड़े थोड़े बहुत पानी में फेंक देंगे आप बच जाओगे, लेकिन पता चला आपको उठा के ऐसे 20 1 फुट के अंदर डाल दिया है, आप निकल के दिखा दो मेरे को। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में रिट कितने प्रकार की जारी की जाती है रे? 5। कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? 5। आपने कल परसों वो जब अफगानिस्तान सेमीफाइनल में प्रवेश किया था, आपका रशीद खान का स्टेटमेंट सुना था आपने? देखो 2001 में एक क्रिकेट बोर्ड गठित होता है जिसका नाम था अफगानिस्तान, कोई नहीं जानता था, उनको सही तरीके से क्रिकेट की बॉल और गेंद, क्या नाम है आपका, बैट पकड़ना नहीं आता, ना फेंकना आता था। वो आज के दिन एक ऐसी टीम है, देखो तुक्के से जीतना एक बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया की हालत तो पिछली बार भी उन्होंने खराब की थी, इस बार तो उनको अंटातीती ले आए। न्यूजीलैंड को जो T20 की सबसे धुरंधर टीम मानी जाती है, और कोई टीम नहीं मानी जाती, धुरंधर 2 ही टीमें हैं T20 की, साउथ अफ्रीका एंड, साउथ अफ्रीका के चौकर का दाग है वो बात अलग है, लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने आप 230 रख दोगे ना, और वो बैटिंग करने आएंगे तो वो चेस कर जाएंगे, उनकी इतनी काबिलियत है आज भी। वो क्या क्या पता फाइनल में क्या होता है, उनके सेमीफाइनल में क्या होता है, वो उनका अलग कॉन्सेप्ट है। इस बार तो फाइनल में तो गए हैं, बहुत बड़ी बात है ये भी, ठीक है। तो देखो, हाँ फाइनल के वो 56 रन पे ऑल आउट हो गई थी अफगानिस्तान। अब बार वो फाइनल खेलेंगे, अब किसके साथ खेलते हैं वो आज पता चलेगा। यदि बारिश हुई तो इंडिया के साथ खेलेंगे, और बारिश नहीं हुई तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं एक बात आपको तो बताना चाह रहा हूँ, वो क्रिकेट की न्यूज नहीं दे रहा, मैं ये दे रहा हूँ कि आप मेहनत इतनी खतरनाक करो, ठीक है। अब देखो बीसीसीआई और जो भारत है ना, उसको अफगानिस्तान बोर्ड को पूरा उन्होंने ही खड़ा किया है। उनको यहाँ ग्राउंड दिए हैं, लखनऊ का ग्राउंड दिया है, लखनऊ होम ग्राउंड है अफगानिस्तान का, यदि आपको पता हो तो। नोएडा बना के दे रहे हैं इनको एक और, ठीक है। तो ये इनके होम ग्राउंडों की लिस्ट में आते हैं, इनको सब कुछ दिया है। तो एक चीज की, दो चीजों की भावनाएं हमेशा रखना रे, और आजकल ये आज की जनरेशन में तो जीरो है। आपके लिए कोई कुछ करता है ना,
आप उस टाइम पे जो सक्सेस हो जाते हो आप भूल जाते हो, और यदि आप भूल गए ना ये बात को, तो आपके लिए वो सक्सेस या 2 या 3 साल तो मायने रखेगी, फिर जीरो हो जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा कि आप उस सक्सेस पे रह ही नहीं पाओगे। तो जो आपके पीछे खड़ा होता है ना, उसको साथ लेके चला करो। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन एक्चुअल में साथ उन्हीं का होता है। आपको आज के दिन आपका दोस्त ये कह रहा है ना कि जैसे मान लो आपकी हिम्मत हार गए हो, आपको ये कह रहा है वो कि भाई चल यार कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, ये बोलना भी बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम पे कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है। तो इन चीजों के साथ लेके चला करो, यदि आप साथ लेके चलोगे तो आपको सक्सेस मायने रहेगी, अन्यथा कोई नहीं पूछने वाला है इसको। अरे देखो, कुछ महत्वपूर्ण कथन है डीपीएसपी के बारे में। एलएम सिंघवी ने कहा था कि जो निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं हैं। संविधान के आवरण व सामाजिक न्याय का इसके क्या किया जा सकता है, दर्शन किया जा सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति हैं एलएम सिंघवी, इनके द्वारा जो डीपीएसपी हैं ये संविधान को जीवन दान देते हैं। जीवन दान का अर्थ होता है कैसे, जैसे इनकी जो बातें लिखी हुई है ना, ये बार बार यदि संविधान को जिंदा करने की बात करेगा तो वो कौन करेंगे, डीपीएसपी ही कर सकते हैं। क्योंकि सरकार वक्त आने पर हर टाइम पे इन पे कानून लेके आती है। जैसे समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और महिला के लिए कानून लेके आई थी सरकार। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए कानून लेके आई है, वो कहां से लेके आई है, यहाँ से लेके आई है, क्योंकि यहाँ ये बातें लिखी हुई हैं। अन्यथा सरकार को कुछ पता नहीं चलता कि सरकार हमें क्या करना है। दूसरा, एमसी छांगला, ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। यदि इन सभी तत्वों को पूरी तरीके से पालन करा दिया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर सरोग की भांति कार्य करने लगेगा। ठीक है, ये जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने एक बात कही थी ठीक कि यदि ये जो डीपीएसपी में जितनी बातें लिखी हुई हैं आपने एक्चुअल में पढ़ी हैं, और आपको ये लगता है कि यदि सारी की सारी अप्लाई हो जाए तो अपने को क्या लगेगा कि यार सारी चीजें अप्लाई हो गई, तो आपको ये मानो कि सरोग की अनुभूति हो जाएगी, हाँ कि इससे बढ़िया धरती पे कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें अप्लाई हो नहीं सकती, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। जो डीपीएसपी हैं, यदि वो उनमें से कोई पूरे संविधान में जो अपने संविधान के जो भाग हैं उनमें से आर्थिक लोकतंत्र यदि कोई डिफाइन करता है तो वो कौन करते हैं, रे डीपीएसपी करते हैं। दूसरा, बीएन राव, कौन है भाई बीएन राव? संवैधानिक सलाहकार। कौन है ये? संवैधानिक सलाहकार। जो संविधान संविधान सभा बनी तो उस टाइम पे इनको क्या नियुक्त किया गया था, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और इन्होंने कहां का संविधान बनाया था रे? बर्मा का। कहां का संविधान बनाया था? बर्मा का। और पहला ड्राफ्ट बनाने वाला व्यक्ति भी कौन था? यही व्यक्ति था। अंतिम ड्राफ्ट तो बनाया था संविधान सभा ने, लेकिन पहला ड्राफ्ट बनाने वाला व्यक्ति कौन था? बीएन राव ही था। जो निर्देशक तत्व हैं ये राज्य प्राधिकरणों के लिए नैतिक आवश्यकता व शैक्षिक मूल्य को बताया गया है। ये कहते हैं जो राज्य के प्राधिकरण नहीं होते, प्राधिकरण कौन से, जैसे यहाँ एमएलए एमपी उनकी बात नहीं की गई है। जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जो आईपीएस अधिकारी होते हैं, देखो असली पॉलिसी कौन बनाता है? एमएलए एमपी की बस की बात नहीं है। उनको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं लिखा जाता उनसे। ठीक है, वो क्या बनाएंगे? उनसे साइन नहीं होते ढंग से, वो बनाएंगे क्या पॉलिसियां? पॉलिसी बनाने का असली खेल है आईएएस अधिकारी का, जो ऊपर बैठे हैं वो बनाते हैं पॉलिसी, सरकार तो उन पे सिर्फ साइन करती है। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति हैं, तो ये जो बीएन राव ने कहा था ना कि जो राज्य प्राधिकारी जो लोग होते हैं जो प्रशासनिक ढांचे चुन के जाते हैं, जैसे आईएएस हुआ, यहाँ जो लोग हैं वो आरएस हुए, ठीक है, तो वो है ना, वो उनके लिए जो यदि कोई वो पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें जो नैतिक आवश्यकता है, जो मोरल है, वो कहाँ से लिए जाने चाहिए? उनको डीपीएचपी से। उनको जो ज्ञान है कि भाई कैसे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, वो कहाँ की सारे सारे चीजें कहाँ मिलेंगी आपको? डीपीएसपी में मिली है। 4 कथन है, चारों कथन लिख दो। जिसमें सबसे ज्यादा कथन यदि आपको आज तक पूछा गया है तो एमसी छांगला का पूछा हुआ है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने ये कहा था कि डीपीएसपी कंप्लीटली लागू हो जाए तो पृथ्वी, हमारा देश पृथ्वी पर सड़क की भांति कार्य करेगा। वो आपका एमसी छांगला का कथन है। ये 4 कथन है मैन। ये इंग्लिश यहाँ पे गलत है। अकॉर्डिंग टू एलम सिंघवी, एलम यहाँ आएगा, ये पहले नहीं आएगा। आपने कभी ओशो को सुना है रे? ओशो को सुना हो या पढ़ा हो? ओशो को सुना है? इसके कथन सुने ओशो के? ओशो एक ऐसा व्यक्ति है जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता है।
क्योंकि ओशो के कथन बहुत खतरनाक कथन है। लेकिन यदि एक बात देखी जाए, ओशो के कथनों का मोरल देखा जाए, तो एक्चुअल समाज में हो ही रहा है। बाकी समाज उसको डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्ट इसको एक्सेप्ट करता है। इसको तो अमेरिका ने तो इसको जेल में डाल दिया था, बोले तू यहां मत बोलना। हाँ, एक है ऐसा, लेकिन ओशो की प्रिंसिपल्स बहुत खतरनाक है, बहुत बेहतरीन प्रिंसिपल है इसके। ये अलग ही बात करता है, ये प्रेम के बारे में जब ये बोलता है तो यही बोलता है, इसके अलावा बोले यार प्रेम निस्वार्थ किया जाता है। प्रेम ऐसा करो कि अगला कायल हो जाए कि आप ना रहो तो अगला भी ना रहे, ये इसके कथन है। ये अमेरिका गया था, इसको जेल में डाल देता, बोले यहाँ बोलेगा नहीं तो, यहाँ तू बोला बोले गड़बड़ हो जाएगी। ये इतना खतरनाक आदमी था। हाँ, इसको कई देशों ने बैन कर दिया था लास्ट में, बोले तू हमारे नहीं आ सकता, बोले और कुछ भी कर ले बस यहाँ नहीं आएगा। बाकी जो दार्शनिक हुए हैं, जो फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने दिखावे की बातें ज्यादा की हैं, इसने प्रैक्टिकल बातें की हैं। और प्रैक्टिकल बात कोई भी कहेगा ना आपको, तो ये मान लेना। देखो मैं बताऊं, मैं बात ओसो की नहीं कर रहा, आपकी लाइफ में आपको कोई प्रैक्टिकल बात कह दे, आपको झुंझलाहट आएगी, बोले यार क्यों बोल रहा है ये। आपको जो यदि कोई भी व्यक्ति एक्चुअल बात बताएगा, आपकी एक्चुअलिटी जो आज जहां आप हो वहां से यदि अवगत कराएगा ना, इसी कारण देखना, मैं जिन कोचिंग में पढ़ाता हूं वहां मेरे से बच्चे ज्यादा कोऑर्डिनेट नहीं करते, क्योंकि मैं सबकी उतार देता हूँ, 2 मिनट लगती है। और छोरियां तो मेरे से बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि ये तो मेरे को रोड पे दिख जाती है, माते क्लास में बोल देता हूँ। मेरी बात आज बुरी लग सकती है, लेकिन जब 3-4 साल बाद में तगारी वगारी खाई हुई खोदोगे ना, बोले यार आदमी तो सही था, अपन ही नहीं माने। क्योंकि मैं बताऊं, एक्चुअल में बात हूँ, मेरे पिताजी मेरे को एक दो बात किया करते थे, मैंने मैंने मेरे पिताजी की आज तक जिंदगी में 2 बातें नहीं मानी। उन दोनों बातों का मेरे को बहुत नुकसान हुआ है। उस टाइम पे ये लगता था यार पिताजी क्यों बोल रहे हैं, वो बात बताने लायक नहीं होती। जल्दी लिखो रे, जल्दी लिखो। चाहे 10 मिनट ऊपर लो, यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज करवा के जाऊंगा। अभी तो मेरे पास टाइम है पूरा। हाँ भाई। ओहो। ओहो। कितने दिन से आया रे तू? 2 महीने 3 महीने से शायद, है ना? हाँ। मैं ये वहां बैठा करता था, मैं यहाँ देखता था यार, वो कहाँ गया वो स्टूडेंट एक? क्या हो गया था, घर पे सब सही? फिर ठीक है। फिर तेरी नींद खराब हो गई थी, तू ही खराब हो गया था, बीमार हो गया था। चल कोई नहीं, अब सही हो जाएगा। अरे खींच के लिखो। हम्म। चौथे पार्ट की पीडीएफ है तो सही। हाँ, 5 की डली हुई है, छठे की आज डलेगी। वो कल लिख तो दी थी, पूरी कंप्लीट हो गई थी, बनी नहीं थी मेरे। हाँ, 6 की कल आज आ जाएगी, मेरे से बनी नहीं वो आज। और क्या, रात को ठंडा मौसम था तो नींद जल्दी आने लग गई, तो सो गए। आज आ जाएगी वो। अरे हेडिंग लगाओ, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, पहले बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन देख लो, दो कौन कौन से हैं। बोलो सर स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिख रहे। पहला, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से भाग में आती हैं? 4A। किस में आती हैं? 4A। और फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में आती हैं? केवल एक ही आर्टिकल है इसका, 51A। इसके अलावा इसका कोई आर्टिकल नहीं है। जैसे अपन फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 चलते हैं, बीपीएस भी 36 से 51 चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके 11 मूल कर्तव्य हैं, वो 11 के 11 मूल कर्तव्य किस में लिखे हुए हैं रे? 51A में ही लिखे हुए हैं, कंप्लीटली कंप्लीटली। हेडिंग लगा दो और फिर समझो।
देखो आपके हर टॉपिक में मैंने आपको भाग और ये आर्टिकल लिखवाता हूँ ना, ये आप याद रखा करो रे। कई बार डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है कि ये जैसे मूल कर्तव्य के बारे में पूछ लिया, आगे अब जैसे कार्यपालिका विधायिका सब आएंगी। ठीक है, ये आपकी लास्ट क्लास आज की, इसके बाद में कल मैं राष्ट्रपति शुरू कर दूंगा। ठीक है, और अब देखो राष्ट्रपति वाले चीज में एक चीज ध्यान रखना रे, लिखने की स्पीड इतनी खतरनाक रखना, क्योंकि वहां कोई चीज समझाने वाले ज्यादा नहीं आएंगी। वहां सीधा बोलूंगा ये योग्यताएं हैं लिखनी है, सीधा कम वहां सीधा प्रिंसिपल है। समझाने में आएगी बस मेरे को शक्तियां, कि जो प्रेसिडेंट्स की पावर होती है वो कैसे कार्य करती हैं, कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होती हैं, वो चीजें समझानी है। बाकी उसकी शपथ वपथ सब पहले आ गई हैं। यहाँ आप कुछ आगे जो आएंगे वो चीजें समझाऊंगा सिर्फ, और कुछ नहीं है। हाँ रे देखो, मूल कर्तव्य ये अपने मूल जो संविधान था, ठीक है, जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस दिन ये उसमें नहीं थे। ये उस टाइम पे इसमें नहीं थे। इनको जोड़ा गया था 1976 में। किसके द्वारा रे? 42वीं अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, और जिसके तहत इन्हें क्या किया गया था रे? जोड़ा गया था। इनकी जोड़ने की सिफारिश की थी सरवण सिंह कमेटी ने। जो सरवण सिंह कमेटी है उसने क्या की थी? इसकी सिफारिश की थी। अब देखो थोड़ा सा एक चीज देखना, इन्होंने ये कहा था कि 8 कर्तव्य जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं रे? 8। ठीक है, लेकिन जोड़े कितने? 10। कितने जोड़े? 10। एक बाद में और जोड़ दिया गया, कौन सा? 11वां। ठीक है, ये इनकी हिस्ट्री है। इन्होंने कितने की सिफारिश की थी? रिकमेंड दी थी कि 8 जोड़ने। जोड़े कितने सरकार ने? 10। ठीक है, ये 10 तो जोड़ दिए थे इसी के द्वारा एक साथ ही, और 11वां जोड़ा गया था बाद में। 11वें की प्रिंसिपल मैंने आपको पहले ही बताया कि 11वें में लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष वाले बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा और उनके जो पोषण के स्तर है उसका सुधार किया जाएगा। ठीक है ये आपका 11वां है। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, और आपका सीपीओ का क्वेश्चन है। जब मैंने उस क्वेश्चन को देखा था ना, तो वो क्वेश्चन लेवल है आईएएस का। मेरे को ये बताओ, ये मूल कर्तव्य आपको क्या क्या चीज डिफाइन करते हैं? इन मूल कर्तव्यों में आपको क्या क्या चीज डिफाइन की? जैसे मूल, आपको मैं थोड़ी सी हिंट देता हूं मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार आपको डेमोक्रेसी बताते हैं। ठीक है, कि डेमोक्रेसी कैसी है। ठीक है, आपको बराबर लाके बिठाने का कार्य कौन करते हैं? मूल अधिकार करते हैं। डीपीएसपी है, ये सरकार के प्रिंसिपल बताती है। इनमें क्या है मूल कर्तव्यों में? देखो पहली बात, जितने भी अपने आइडियल्स नहीं है, आदर्श, वो सारे के सारे कहाँ मिलते हैं आपको? यहां मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा नैतिक कर्तव्य, मोरल जितने भी हैं, वो सारे के सारे कहाँ मिलते हैं आपको? यहां मिलते हैं। क्वेश्चन था कि मूल कर्तव्य में आदर्श के साथ कौन सा भाव दर्शाया गया है? नैतिक भाव। यहाँ मोरल है सारे के सारे, कि लास्ट में जो निचोड़ नहीं निकलता कि हाँ ये लाइफ का निचोड़ है, वो यहाँ सारे के सारे जितने आप लास्ट में मोरल लिखते हो ना, आप जो कभी भी कोई पैराग्राफ या लिखते हो तो इसी पैराग्राफ का मोरल क्या है, वो सारे के सारे जितने भी संविधान का मोरल है वो सारा का सारा कहाँ है आपका? यहाँ लिखा हुआ है, इसके अंतर लिखा हुआ है। इसमें आपको दो तरीके की बातें मिल जाएंगी, एक मिलेगी व्यक्तिगत, एक मिलेगी आपको नैतिक। एक तो मिलेगी आपको व्यक्तिगत। व्यक्तिगत कैसे? कि व्यक्तिगत ऐसी है कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम हुए थे अपने नेशनल जो फ्रीडम चली थी, तो हर स्वतंत्र संग्राम का कोई ना कोई वाक्य था, वो आपके मोरल है। आपको उनको आपके हृदय में संजो के रखना है और उनकी पालना करनी है, ये आपका मोरल है। लेकिन नैतिक कर्तव्य कैसे है? संविधान का पालन करोगे, संविधान का आदर करोगे, ये आपका नैतिक कर्तव्य है, ये आपका व्यक्तिगत बात है। आप संविधान का उल्लंघन करोगे तो आप भारतीय नागरिक नहीं माने जाओगे। ठीक है, आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करोगे तो आप भारतीय नागरिक नहीं हो। आप राष्ट्रीय गान का अपमान कर रहे हो तो आप भारतीय क्या नहीं हो? नागरिक नहीं हो। तो ये चीजें आपके नैतिक व्यक्तिगत कर्तव्य हैं। और मोरल कर्तव्य कौन से होते हैं रे? जिनमें जैसे आइडियल की बात की जाए कि स्वतंत्रता संग्राम की बात कर दी, गांधीवादी की बात कर दी, ये सारे के सारे कौन से होते हैं रे? आपके मोरल होते हैं। ठीक है, तो लिखो। मैं जो आपकी पहली लाइन, पहले एक बात समझ लो कि मैंने कुछ जो बताया वो सारे के सारे आपको बातें हैं यहाँ। सरदार सरवण सिंह समिति 1976 की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। ठीक है, मूल कर्तव्यों को। हालांकि इस समिति ने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सुझाव दिया था, लेकिन जोड़े कितने गए थे? 10। ठीक है, इन कर्तव्यों में कुछ नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य कैसे? जो स्वतंत्र संग्राम है उनके जो उच्च आदर्श वाक्य हैं, जैसे अहिंसा, अहिंसा ना करो, ये उसी का उसी टाइम का है। ठीक है, तो ये आपका आइडियल हुआ।
और कुछ नागरिक कर्तव्य, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, इनका क्या करोगे आप, आदर करोगे। ठीक है, तो लिखो। क्वेश्चन आए तब एक ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहाँ बहुत खतरनाक बनता है और वो आप गलत करोगे। एक बार एक क्वेश्चन और समझ लो। आपको क्वेश्चन आ जाए कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसके द्वारा कितने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे? ऑप्शन है 11, 10, 8, 9। 10। अब देखो होता क्या है, दिमाग में अपने ये बैठा है कि मूल कर्तव्य हैं कितने रे, 11। उस टाइम पे दिमाग से निकल जाता कि ये जोड़ा नहीं गया था, ये बाद में जोड़ा हुआ है। तो ये चीज मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन को पढ़ते समय आप 1 सेकंड ज्यादा दे देना, लेकिन ये देखना कि वो पूछ रहा क्या है। यदि 42वें की बात कर रहा है तब कितने हो जाएंगे, 10। आपको यदि पूछ ले कि भाग 4A में आज के दिन कितने मूल कर्तव्य हैं, तब आंसर कितना हो जाएगा, 11। आप भी नहीं लिख रहे, याद ऐसे ही घूमने आए हो कि मास्टरों की शक्ल कैसी है देख लेते हैं, अच्छे लगे तो पढ़ लेंगे। मैं कैसा पढ़ाता हूँ ना, ये मेरा चैनल ज्वाइन करके देख लेना आप, उसमें पता लग जाएगा। या बाकी ये जो बैठे हैं इनसे पूछ लेना। ये तो मेरी बुराई कर सकता है कि आगे आगे बैठा है ये, क्योंकि इसकी तो हमने एक बार क्लास लगाई थी। हाँ, रिंगटोन। आज वो क्यों नहीं आया रे? एक और बैठ, एग्जाम आज उसकी, आज ही है क्या उसकी? फिर तो मेरे को पेपर सुबह पहले ही मिल जाएगा, कल आते ही वो तैयार ही लेगा, सर ये आए थे। फेज 12 का पेपर लिया तूने किसी? बस तो फिर क्या है, एक बात तो 20-25 क्वेश्चन आपके याद नहीं रह सकता कि आपके पेपर में क्या आया था? नहीं रहते नंदू? क्या बात कर रहा है, मजाक कर रहा है? मैं तेरे को आज यूपीएससी का आईएएस का पेपर 16 जून को लगा था, मैं आज बता सकता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पीछे समझ में आ रहा है तेरे को? फिर क्या काम तेरे को? हेलो, आ रहा है समझ में तेरे को? तेरे को ही पूछ रहा हूँ। अरे तेरे को ही तो पीछे देख रहा, हाँ तेरे को ही पूछ आ रहा है पक्का? फिर ठीक है। यदि 12th पास को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, फिर अपन फिट है। नंदू तेरे को नहीं आ रहा होगा, तू तो क्या है अलग ही मूड में रहता है। वो तेरे वाला काम है ना, तू बोलता तो बहुत है, मैं भूल जाता हूँ। आज है ना, आज करूंगा चाहे कैसे भी करो, आज करूंगा। पहले कितनी भेज दी, 100? ठीक, लिख दिया रे। देखो रे, पहली बात एक ध्यान रखना, जो मूल अधिकार थे वो कुछ मूल अधिकार भारतीयों के थे, लिए थे, कुछ मूल अधिकार दोनों के लिए थे, जो विदेशी लोग होते हैं। ये ध्यान रखना, केवल और केवल, ये केवल और केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों का यहाँ कोई काम है नहीं है। ठीक है, दूसरा, ये गैर न्यायोचित है, ये बात मैंने अभी भी की थी, पहले भी की थी, कि इन्हें आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, चाहे आप इनकी सरकार पालना करे ना करे, इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। हाँ,
यदि संसद चाहे तो उपयुक्त विधि बनाकर इन्हें क्रियान्वयन करवा सकती है। क्रियान्वयन क्या करवा सकती है, विधि बनाकर। जैसे आज आपके दिन आप अपन जैसे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज है, इन दोनों के लिए विधि बनी हुई है। यदि अपन इनका अपमान करते हैं तो अपन दंडित हो सकते हैं। ये अपना आज संविधान के लिए विधि बनी गई है। यदि कोई संविधान के लिए करता है तो क्या माना जाता है, आप विधि बनी है तो वो लोक के अंतर्गत आएगा और उसको कोई ना कोई दंडित प्रावधान उसके लिए है। तो ये चीजें सरकार चाहे तो विधि बना सकती है, नहीं बनाए तो उनकी मर्जी है। मूल कर्तव्य है ना, वो भारतीय परंपराओं, आदर्शों, धर्म, जीवन की जो पद्धति है, उन्हीं को सभी को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं तथा साथ में उनका प्रतिनिधित्व भी करते हैं। उनको रिप्रेजेंट करने का कार्य भी कौन करता है, तो कौन करते हैं, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज करते हैं। लिखो यहां तक, फिर आपके 11 मूल अधिकार हैं वो लिखते हैं। लिखने की आदत रखा करो, जब तक आपका नंबर नहीं आता है। आपके हाथ के द्वारा लिखी हुई चीजें आपको ज्यादा समझ में आती हैं। आप मार्केट से गाइड लाके आते हो, गाइड को कितना पढ़ते हो आप भी देख लो। गाइड में पहला काम तो अपन करते हैं अपना नाम लिखने का। बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में 10 मिनट तो नाम लिखते हैं। फिर उसके 1-2 पेज पढ़ते हैं। फिर उस गाइड को ऐसी जगह रखा जाता है कि वो जिंदगी में दोबारा ना दिखे। एक्चुअल बात है, आप गाइड लाते हो, सबसे पहले नाम लिखते हो। नाम लेके उसको एक दिन पढ़ोगे बढ़िया। तीसरे दिन उसको आप ऐसी जगह रखोगे कि वो जिंदगी में दोबारा ना दिखे आपको। फिर दिखेगी अचानक, वो हो यार ये गाइड लाए थे अपन पढ़ी नहीं। जब अपन कोई दिवाली विवाली पे गर्द वर्द साफ करेंगे तब दिखेगी आपको। गाइड वाइड पढ़ने का शौक हो तो अपना चैनल में इतने नोट्स पढ़े हैं, पढ़ के देख लो। यदि वो पढ़ लिए तो गाइड पढ़ सकते हो, अन्यथा गाइड नहीं पढ़ सकते। किसी की इच्छा हो, बोले सर हाई लेवल का और पढ़ना है, तो पर्सनली मैसेज कर दो, बुक मिला दूंगा। बुक फाड़ना मत, पढ़ लेना। आपका पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान की पालना करें, उसके जो आइडियल्स हैं उनको माने, जो संविधान के द्वारा स्थापित संस्थानें हैं, ठीक है, उनका आदर करें। राष्ट्र ध्वज व राष्ट्र गाना क्या करें, सम्मान करें। यह आपका पहला मूल कर्तव्य है। दूसरा मूल कर्तव्य है कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस संग्राम के दौरान जो आइडियल थ्योरम दिए गए थे, उन आइडियल थ्योरम को आप माने और तथा उन्हें संजो के हृदय में आप रखें। तीसरा आपको यह कहता है कि जो भारत है उसकी संप्रभुता, एकता और अखंडता आप सुनिश्चित करें कि वो कभी ना ही बिगड़ेगी, ठीक है। और चौथा कहता है कि आप देश की रक्षा करें। और यदि आह्वान किया जाए, आह्वान का तो गया बुलावा दिया जाए आपको कि आपको देश की सुरक्षा में क्या जाना है, रिप्रेजेंट होना है, तो आप वहां जरूर जाएं और अपने देश के क्या करें रे, सेवा करें। 5 नंबर आर्टिकल, 5 नंबर मूल कर्तव्य कहता है कि सद्भावना रखें, मेल भाव की भावना रखें, ब्रदरहुड बनाए रखें, एक दूसरे के बीच में ईर्ष्या भावना नहीं होनी चाहिए। अब ईर्ष्या भावना कैसे पैदा होती है कि आप बोलो यार मैं राजस्थान का हूं, तू उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, तू फलानी जाति का है, फलानी तू ये भाषा बोलता है, मैं ये भाषा बोलता हूँ, ठीक है। और इसी में एक बात और लिखी गई है कि ऐसी यदि कोई प्रथा चलती आ रही है, ऐसी कोई ट्रेडिशन चलता आ रहा है जो महिलाओं का विरोध करता है, तो आप उसे खारिज करते हैं। आप उसे क्या करते हैं रे, खारिज करते हैं, ठीक है। तो यहां तक लिखो। तो आपकी चार, देखो मैंने अभी तो चार बोली हैं कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, उसके संस्थान जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्र गान, अरे आन नहीं है। फिर यहाँ भी प्राइड लिखा गया होगा, हाँ ये प्राइड आ गया ना, यहाँ एंथम लिखो रे। और स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, उनके जो आइडियल्स हैं
उनको आप हृदय में संजो के रखिए और उनका पालन करें। 3 नंबर कहता है भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता। ध्यान रखो रे, कई बार अपन बोलने में गलती करते हैं, अखंडता को पहले बोलते हैं, एकता को बाद में बोलते हैं ना। एकता पहले, अखंडता बाद में। कर्म नहीं बदलना चाहिए इनका, ठीक है। रक्षा करें और उसे अक्षुण बनाए रखें। अक्षुण का अर्थ है कि वो टूटनी नहीं चाहिए। अक्षुण देखो, क्षण भंगुर प्रकृति अपन ने पढ़ी है फिजिक्स में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टूट जाए, टूटनी नहीं चाहिए। और देश की रक्षा करें, यदि बुलावा आए, आह्वान किया जाए तो आप राष्ट्र की सेवा में क्या हो, पेश हो। यहां से यदि क्वेश्चन आता है तो 4-5 क्वेश्चन तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाई कौन सी समिति के तहत जोड़े गए थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कब जोड़े गए थे, 1976। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, 42 के द्वारा, ठीक है। 42 के द्वारा 10 जोड़े गए, एक बाद में जोड़ा गया, कौन सा, 11वां, ठीक है। अब देखो, जो यहाँ से एक सबसे खतरनाक क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा इनके क्रम का। ध्यान रखना, मैं जिस क्रम में लिखा रहा हूँ इसी क्रम में रहने चाहिए। यदि इनका क्रम ऊपर नीचे हो गया ना, ऑर्डर चेंज हो गया, तो फिर मूल कर्तव्य गलत हो जाएंगे आपके। तो ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। अब याद करने का तरीका बताऊं, ये चारों है ना, चारों सिर्फ देश की बात करते हैं। देख लो एक बार आप डायरेक्ट। संविधान है, देश का है, ठीक है। स्वतंत्रता है, देश की है। भारत है, तो पूरे भारत को यहाँ अक्षुण्ण बनाने की बात की गई है। और ये देश की रक्षा है। तो ये चारों के चारों भारत को रिलेटेड है, किसी ना किसी तरीके से स्वतंत्रता को रिप्रेजेंट करते हैं ये। भाई स्वतंत्रता आई तभी तो आपने संविधान बनाया, ठीक है। उसके आइडियल्स यहाँ आई गए, ठीक है। अब भारत स्वतंत्रता के बाद में तो एक यूनिटी बनाया पूरा का पूरा, पहले कहाँ यूनिटी था, ये अलग अलग भागों में बटा हुआ था। और रक्षा रक्षा किसकी करते हो आप, देश की करते हो। किससे करते हो, अपनी स्वतंत्रता के लिए करते हो। संविधान का वो कौन सा भाग है, संविधान की वो लाइन बताओ जो आपकी फ्रीडम, स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है कि कभी नहीं छीनी जाएगी। अनुच्छेद नहीं बोल रहा, एक लाइन है, एक बार मैंने क्लास में आपको बताया भी था कि एक ऐसी लाइन संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, जो आपकी फ्रीडम है उसको सुनिश्चित करती है कि आपसे छीनी नहीं जाएगी। यदि वो नहीं होना तो सरकार कभी भी छीन ले। इतना हिंट दे देता हूं आपको। आंसर संविधान नहीं है, इतना हिंट दे देता हूं। नहीं, पछताना भी नहीं है। इंडिपेंडेंट न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये आपको सुनिश्चित करती है कि आपकी फ्रीडम सदैव क्या रहेगी रे, बनी रहेगी। लिख दिया। आपका मूल नंबर 5 कर्तव्य है, जो कहता है कि भारत में सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व है, यानी ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पंथ, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित भेदभावों से परे रहें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं क्या 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 और सम्मान के विरुद्ध हो, उनका रेस्पेक्ट होनी चाहिए। आर्टिकल जो आपका 6 नंबर मूल कर्तव्य ये कहता है कि जो सांस्कृतिक धरोहर नहीं है भारत की, उसके आप महत्व समझे रहे, ठीक है। और उसका परिरक्षण करें, अर्थात उसका बचाव करें। ऐसा नहीं हो कि आपकी कल्चर आने वाले टाइम पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक बात तो यदि ऐसे चलते रहे तो खत्म तो अपन कर देंगे, ये तो पक्की बात है, ठीक है। और 7 नंबर कहता है कि पर्यावरण नहीं है। अब पर्यावरण के देखो अंतर्गत कौन कौन आता है, वन, झीलें, लेक्स, रिवर्स एंड वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये सारे के सारे इनकी रक्षा करें तथा संवर्धन कल्चर के द्वारा इनको आप बढ़ाए रखें। ऐसा ना हो कि आने टाइम पे पता चला शेर तो दिखे ही नहीं, शेर सिर्फ फिल्मों में दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे आज के दिन कुछ ऐसी जातियां हैं ना जो लुप्त हो गई हैं, वो अपनी अपनी गलतियों की वजह से हो रही है, ध्यान रखना। और प्राणी मात्र के पास क्या करें रे, दया भाव रखें। ऐसा नहीं हो कि कुत्ता बैठा मिला और आपने पत्थर मार दिया, ऐसा नहीं करना है। ये आपके साथ है, लिखो। 8 नंबर कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखें। 9 नंबर कहता है आपका क्या नाम है,
जो आपकी कल्चर है उसको आप संजो के रखें। अब देखो ये कितनी बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं, अपने में इनमें से आती नहीं मानते। समान भावना तो अपने में कभी जिंदगी में मेरे को देखने को नहीं मिली। मैं बताऊं नंदू कहाँ खत्म हो जाती है समान भावना, बताऊं? तेरे घर पे कोई दूसरे प्रदेश का नौकरी करने आएगा ना, नौकरी करने का अर्थ आ गया मजदूरी करने आ रहा है, बोले कौन आया है? बोले बिहारी आया है। खत्म हो गई, 1 मिनट में खत्म कर दी तूने। बोलते हैं अपन, ये है अपनी सम्मान भावना। कल्चर का तो दूर दूर तक, कल्चर का तो मैं बताऊं ना, कल्चर की तो ऐसी ऐसी तैसी की है अपन ने सारों ने मिलके। जाते हैं अपन आमेर का किला देखने, वहां नोट लगा के लिख के आते हैं। वो जैसे मान लो किसी का नाम लिख दिया, किसी का और कुछ लिख दिया, किसी के मोबाइल नंबर लिख दिए, ऐसा अपना कल्चर है। वन हुए, झील हुए, नदियां हुई, इनका तो अपन बहुत अच्छी तरीके से शुद्ध उपयोग कर रहे हैं। जिसका एग्जाम्पल, शुद्ध उपयोग का एग्जाम्पल बताऊं आपको, बेंगलोर। पीने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि अपन ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया था वहां। अपनी कंडीशन आती है कि अपने को, आपको अगला 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 ये कह दे कि 1 बाल्टी से नहाना है 20 लीटर की, तो आप 1 बाल्टी से नहा लेते हो। और आपको पता, अगला कह दे ना अनगिनत पानी है, तब अपन फुहारे के नीचे खड़े होते हैं और ये नहीं देखते कितना गया। और प्राणी मात्र भाव तो आप, मैं भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूं आपको। बैठे हुए कुत्ते को तुम पत्थर मार देते हो, तो प्राणी मात्र भाव तो अपने में है ही कहाँ। जल्दी लिखो रे, 4 और हैं। देखो रे, 1 मिनट इधर देख लो एक बार आप, कल घर से लिख लेना। हाँ, अपने पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। जो भारत के नागरिक हैं उनके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, मानववाद होना चाहिए, ज्ञान अर्जन यानी ज्ञान अर्जन की भावना होनी चाहिए, ठीक है, और सुधार की भावना होनी चाहिए। ऐसी भावना का आप विकास करें कि आपकी जो दृष्टि है ना, जो आपकी सोच है, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, मानववाद यानी ह्यूमनिज्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो आया लेकिन ये खत्म हो गया। ज्ञान अर्जन करने की व्यक्ति की एनी टाइम भावना होनी चाहिए रे, कि हाँ ज्ञान मिल रहा है, मैं अर्जित कर लूंगा, ठीक है। और सुधार की भावना, जैसे मान लो, देखो बताऊं, अब मेरे में कोई ना कोई गलती तो होगी। आपने कहा सर आप में ये गलती है, तो मेरे में सुधार की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार मेरे बच्चों ने मेरे को ये क्या कह दिया कि, तो मेरे में ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। आपको यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है ना कि तेरे में ये गलती है, तो आपको सुधार करने की भावना होनी चाहिए, जो अपने में जीरो है, ठीक है। दूसरा, सार्वजनिक संपत्ति को अपन सुरक्षित रखेंगे, हिंसा से दूर रहेंगे। और आर्टिकल जो आपका मूल कर्तव्य 10 है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र नियंत्रण बढ़े और पर्यटन और उपलब्धि ऊंचाइयों को छू सके। यानी जो भारत के व्यक्ति हैं वो ऐसे कार्य करने चाहिए, जैसे मैं बताऊं, अब आप है ना, आज के दिन मान लो आईएफएस बन गए रे, ठीक है, किसी ने बढ़िया तैयारी की, आईएफएस बन गया, वो किसी विदेश में नौकरी कर रहा है, ठीक है। आप वहां किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप एक इंडिया को वहां रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति हो। अब आपकी वहां मान लो, आपकी जो थ्योरम है, आपकी जो काम करने की शैली है, वहां के लोग इतना प्रभावित हुए कि आपको कोई सम्मान दे दिया, ठीक है, कि यार ये व्यक्ति बढ़िया काम कर रहा है, आपको किसी ना किसी देश का ऑनर मिल गया। वो आपको ऑनर नहीं मिला, वो किसको ऑनर मिला है? वो भारत को ऑनर मिला है, ठीक है, भारत का नाम दूर दूर तक हुआ है उसमें। तो ये आपका 10 नंबर है, और 11 नंबर आपका ये रहा। 11 नंबर आपके पास बहुत बार आ गया है कि 11 नंबर कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके अभिभावक व संरक्षण व प्रतिपालक जैसी भी स्थिति में हो, वो शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 21A के समान है।
आपको पता है 21 से भी यही कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी कि उनको शिक्षा मिले, जिसके तहत सरकार ने कौन सा कानून पास किया था रे, RT 2009, राइट्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, 2009 में क्या किया था, इसको पारित किया था, लागू कब हुआ था ये, 1 अप्रैल 2010। ठीक है, तो ये 21 की भांति है, ये 21 इसलिए लिखा हुआ है कि आपके सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य 11वां मूल अधिकार में किसके भांति कार्य करता है, तो किसके भांति कार्य करता है रे, 21A। और ये जोड़ा कब गया था, 86 संविधान संशोधन 2002। ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज कंप्लीट होते हैं। कुछ विशेष बिंदु बचे हुए हैं, वो कल मैं आपको 10 मिनट में करवा दूंगा, फिर आगे शुरू करेंगे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट।